चलिए पे देखिए, शुरू करते हैं लेक्चर आज का। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली क्या कंडीशंस, बर्ड कैच प्रॉब्लम्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। लिफ्ट के केसेस पढ़े थे, एक्सेलेशन, डेक्लेशन या रिटार्डेशन जिसे बोल देते हैं। उस कंडीशन में एक्सेलेशन अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स और सेम एज रिटार्डेशन अपवर्ड और डाउनवर्ड। और हमने लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तब भी हमने वो केस डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे इसकी बॉडीज, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। इसकी बात करने वाले हैं हम। मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट की बात करने वाले हैं। तो क्या सिचुएशन होगा, तो वन बाय वन दो केसेस इसमें स्टडी करेंगे। एक तो टू बॉडी के लिए, टू बॉडीज इन कांटेक्ट, और एक हम करेंगे थ्री बॉडीज के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, टू बॉडीज इन कांटेक्ट की। तो कंडीशन क्या है, इस बार सिचुएशन ऐसी है कि मान लीजिए एक प्लेन है और इस प्लेन पर दो बॉडीज रखी हुई है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती भी हैं, तो आप देखेंगे बहुत आसान है ये प्रॉब्लम, कोई भारी नहीं है। एक बार कंसेप्ट माइंड में आ जाए बस, ठीक है। तो एक बॉडी का जो मास है वो कितना है, m1 है, और दूसरे का कितना है आपका m2 है। हमने इस पर फोर्स लगाया कुछ इस डायरेक्शन में और एक्सलेट हो गई है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रही होंगी, जो क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। जो क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी, दैट इज ये इस पर और ये इस पर। ये दोनों की दोनों क्या कर रही होंगी, एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रही होंगी। अब बहुत ध्यान से समझेंगे कि कंडीशन को। ये डायग्राम क्लियर है। दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कांटेक्ट, एक होता है कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जो केस हम स्टडी कर रहे हैं वो कांटेक्ट का केस स्टडी कर रहे हैं, जहां आप दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। आपने देखा कि नॉर्मल रिएक्शन दोनों एक दूसरे पर एग्जर्ट करा रहे हैं इक्वली। नाउ अब हम इनके सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। और फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि सिंगल बॉडी पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं आप उन्हें ड्रॉ कर लीजिए। हमने क्या करा, दोनों बॉडीज को इंडिविजुअल बना के फिर मैंने क्या बोला कि भाई सिंगल बॉडी पे लगने वाले जो आपके जितने भी फोर्सेस हैं उन्हें इंडिविजुअल कर लीजिए, तभी हम आगे की बात करेंगे। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ से लग रहा है इस वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स एफ लग रहा है, फोर्स एफ। इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर से क्या अप्लाई हो रही है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू दिस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा एक्सलेट कर रही है बॉडी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये इस m1 बॉडी का क्या बन गया, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। सेम एज ये आपकी एक्सलेट कर रही है इस तरफ, और इस पे क्या अप्लाई हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन n अप्लाई हो रही है बस केवल, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन इन्हें इनकी इक्वेशंस क्रिएट करेंगे। जैसे फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, बेसिकली देखिए ऐसे F ना लिख के हम क्या लिखेंगे इसे, नेट फोर्स। मैं लिख देता हूँ, नेट फोर्स इज इक्वल टू m1 इंटू ए। इस डायग्राम के लिए, इस वाले डायग्राम के लिए। अब वो नेट फोर्स कितना है, वो कितना है, F माइनस एन। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, किसके इक्वल हो गया, m1 टाइम्स ऑफ ए के इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी बात कर लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई हो रही है, ये एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, जो n होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, m2 टाइम्स ऑफ ए के। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, n किसके इक्वल हो गया, m2 टाइम्स ऑफ ए के। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये कितना हो गया, n इज इक्वल टू m2 टाइम्स ऑफ a, दैट इज इक्वेशन नंबर। नाउ ऐड बोथ द इक्वेशन। जैसे ही मैं इन्हें ऐड करा, इस n से ये n कट जाएगा और f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ a। m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ a, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, f अपॉन m1 प्लस m2। या फिर अगर इन्हें अदर वर्ड्स में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स जितना भी आपने अप्लाई करा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल मास, डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि नॉर्मल रिएक्शन कितनी अप्लाई हो रही थी, तो सीधे सीधे इस ए की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F वही आपका, साथ साथ क्या और आ जाएगा, m2, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये क्या रिएक्शन कैलकुलेट हो गई, ये क्या कैलकुलेट हो गई आपकी, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर दो बॉडीज आपकी कांटेक्ट में है, शुरुआत करते हैं हम केवल दो बॉडी से। अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में है तो सबसे पहला काम होता है आपका उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन निकालने का। और आपको अब हर केस में एक्सेलरेशन निकालने के लिए इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास।
नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कितना है आपका F है, टोटल मास कितना है आपका m1 प्लस m2 है। इतना काम कर लेंगे, एक्सलेशन आ जाएगा। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है। तो नॉर्मल रिएक्शन n किसके इक्वल हो जाएगा, m2 टाइम्स ऑफ a के, इसके इक्वल हो जाएगा m2 टाइम्स ऑफ a के। a की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी, f अपॉन m1 प्लस m2। कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी, f अपॉन m1 प्लस m2। इज इट क्लियर? क्या इतना सबको क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से। सबको क्लियर है ना? दो बॉडीज का क्लियर हो गया सबको? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं इसके बाद। सेकंड केस है इसमें, थ्री बॉडीज इन कांटेक्ट। अगर किसकी बात करें हम कि भाई तीन बॉडीज हैं जो कैसे हैं आपकी इन कांटेक्ट, थ्री बॉडीज इन कांटेक्ट। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ सबसे पहले। मान लीजिए कुछ इस तरह से ये प्लेन है आपका, और इस तरह से आपकी तीन बॉडीज हैं। एक बॉडी ये है आपकी, एक बॉडी ये है, और एक बॉडी कुछ ऐसे है। थोड़ी सी सेपरेट हो गई इससे, हम फिल कर देंगे अलग से लाइन से, ठीक है। ये तीन बॉडीज कैसे हैं आपकी कांटेक्ट हैं। ओके, नाउ ये बिल्कुल एक साथ है, मिली हुई रखी हुई है तीनों बॉडीज। पहली बॉडी जो है इसका मास कितना है आपका m1 है, दूसरी बॉडी का मास कितना है आपका m2 है, और तीसरी बॉडी का मास कितना है m3 है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग वही सिचुएशन है कि यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करा है F, और एक्सलेशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो अब आपका सिचुएशन क्या होगी नॉर्मल रिएक्शन की। अगर मैं कहूँ इन दोनों बॉडीज के बीच में m1 और m2 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रही है n1, तो जस्ट इसके अपोजिट भी कितनी अप्लाई होगी आपकी n1 एग्जिस्ट करेगी। अगर मैं कहूँ m2 और m3 की बात करूँ, तो अगर मैं कहूँ नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही है यहाँ पर n2, तो इसके अपोजिट में यहाँ पर भी कितनी एग्जिस्ट करेगी आपकी n2 ही एग्जिस्ट करेगी। कितनी एग्जिस्ट करेगी, n2 एग्जिस्ट करेगी। इतना काम होने के बाद सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो देखिए ध्यान से, पहला आपका स्मॉल वाला ये है, फिर एक इससे थोड़ा सा बड़ा है, मान लीजिए सेम शेप है, और एक सबसे बड़ा है, ठीक है। क्या क्या सिचुएशन है, इस वाले पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F, मास कितना है इसका m1, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग रही है इस पर आपकी कुछ इस तरीके से n1, और एक्सलेशन किस तरह है, इस तरफ है। एक कंडीशन। सेकंड सिचुएशन, इस पर इधर से नॉर्मल रिएक्शन लग रही है n1, और इधर से कितनी लग रही है आपकी n2, ठीक है। एक्सलेशन इसी डायरेक्शन में है, और इसका मास कितना है आपका m2 है। ये सेकंड की केस हो गया। थर्ड वाले केस में देखो, इधर से तो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है आपकी कितनी n2, और एक्सलेशन कितना है a है, और मास कितना है इसका m3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों इंडिविजुअल डायग्राम्स के लिए इक्वेशन लिखेंगे। पहले वाले के लिए नेट फोर्स कितना हो गया F माइनस n1, इसके इक्वल हो गया आपका m1 टाइम्स ऑफ a के। दूसरे वाले के लिए कितना हो गया n1 माइनस n2, इसके इक्वल हो गया आपका m2 टाइम्स ऑफ a के। तीसरे वाले के लिए क्या हो गया n2 इज इक्वल टू m3 टाइम्स ऑफ a। तीन इक्वेशंस आ गई, तो इक्वेशंस को ऐड करोगे तो देखो n1 से n1 कट जाएगा, n2 से n2 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, नेट फोर्स F बचेगा, और इधर क्या बचेगा, a कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 प्लस m3। a क्या है, एक्सलेशन है, जो कहाँ जाएगा, इससे भाग जाएगा a। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया आपका F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। कितना हो गया, F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या कर लिया हमने, एक्सलेशन कैलकुलेट कर लिया। और हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि एक फिर से किसके इक्वल आया, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। एक आ गया टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो चाहे आपका टू ब्लॉक सिस्टम कनेक्टेड हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, अब आपको एक्सेलेरेशन निकालने के लिए इंडिविजुअल फ्री डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक्सेलेरेशन डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी नेट फोर्स होगा वो आपका एफ हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। अब अगर मैं एक एक से कैसे, मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ, इसे इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, और इसे इक्वेशन 3 बोल देता हूँ, और इसे इक्वेशन 4 बोल देता हूँ। मैं 4 की वैल्यू को 3 में पुट कर रहा हूँ, जैसे ही मैं 4 की वैल्यू को 3 में पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा n2। कितना आ जाएगा m3 टाइम्स ऑफ f डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। ये आ गई n2 की वैल्यू। सेकंड, अब इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में। जैसे इक्वेशन 2 में रखोगे
इन इक्वेशन 2, ठीक है। और जैसे ही आप इसे इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या कहती है, n1 माइनस एन टू इक्वल m2a, n1 माइनस n2 इक्वल कितना आ रहा है आपका, m2 टाइम्स ऑफ a आ रहा है। n2 की जगह वैल्यू रख देंगे m3f अपॉन दिस, कितनी वैल्यू रख देंगे m3 टाइम्स ऑफ f, देखो ये हो जाएगा n1 माइनस कितना हो जाएगा ये m3 टाइम्स ऑफ f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, कितना हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इक्वल टू किसके, आपका m2 a इक्वल है, क्लियर है इतना, ये सारी वैल्यूज पुट करी। अब जब हम इसे n1 के लिए सॉल्व करेंगे तो सेपरेट कर लेते हैं, और जैसे ही मैं इसे n1 के लिए सॉल्व करूंगा तो इस पूरे को उठा के इस तरफ लेके जाएंगे, और जैसे ही इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा f टाइम्स ऑफ m2 प्लस m3, f तो कॉमन आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3, n1 की वैल्यू कितनी आ गई m f टाइम्स ऑफ m2 प्लस m3 और m1 प्लस m2 प्लस m3। इतनी बात सबको समझ में आई, जल्दी से बोलो, क्लियर है सबको। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो हाँ बोलो, मैं किसी को कुछ, आपके जो साउंड है उसकी बैंडविड्थ लो हो जाती है नेटवर्क की, सॉरी, इसकी वजह से आपकी साउंड क्लियर नहीं आ पाती, तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दिया करें, ठीक है। तो यहाँ से सीधे सीधे कंसेप्ट दिमाग में क्या रखना है इतने पूरा डाटा में, कि अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना दे रहे हैं इनके तो आपकी कैलकुलेशन और ज़्यादा आसान हो जाएगी। और सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है। और एक्सेलेरेशन कैलकुलेट क्या होगा, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, कैसा ही सिस्टम क्यों ना हो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं अभी यहीं पे, देखिए ध्यान से, आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, दैट मीन्स मेमोरी अच्छे से मतलब रटने की क्षमता बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, कि भाई फॉर्मूला दिखा और याद हो जाएगा एक ही बारी में, तो वो इन्हें ऐसे डायरेक्ट याद रख सकता है। एक्स इनके जैसे थ्री बॉडी सिस्टम होगा तो n1 के लिए फॉर्मूला रख ले, n2 के लिए डायरेक्ट याद रख ले, बस, और इससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1, मैं डायग्राम बनाता हूँ, डिटेल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसे ही, 3 ब्लॉक हैं, एक का मास m1, दूसरे ब्लॉक का मास कितना है m2 है, और तीसरे वाले का कितना है m3 है। ये 3 ब्लॉक हैं, इधर से लग रहा है फोर्स F, ठीक है। तो m1 है वो है 1 kg, जो m2 है वो है 1.5 kg, और जो m3 है वो है आपका 2 kg, ठीक है। ये इस तरीके से लगे हुए हैं। सबसे पहले पार्ट में पूछा गया है कि आपको F निकालना है, क्या निकालना है, F निकालना है, और क्वेश्चन में एक्सीलरेशन गिवन है कितना आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहला को पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला गया है रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जल्दी से करें सॉल्व, ऑन ईच ब्लॉक, ये सेकंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है। और जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, बिटवीन द ब्लॉक, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक, ठीक है। अभी आप कर सकते हैं इस सवाल को, जल्दी से बताएं। सबसे पहला पार्ट फोर्स निकालना है, क्योंकि सिस्टम है ये एक्सेलेरेशन से कर रहा है, तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। बताओ जल्दी से क्या आंसर आया फोर्स का, 18 आ गया, कैसे, सीधे सीधे F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 मल्टीप्लाइड एक्सेलेरेशन, मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो गया 213 एंड 4.5, और मल्टीप्लाइड बाई कितना 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका 18 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया 18 न्यूटन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड केस कहता है रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक। अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक की बात करूं तो ऑब्वियसली मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे,
तो मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ सभी बच्चों को, जल्दी से फ्री बॉडी डायग्राम बना के मुझे व्हाट्सअप करो जल्दी से, फ्री बॉडी डायग्राम बना के मुझे भेजो जल्दी से, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्या करना है, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं। 3 ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक है हमारे पास M1 मास का, ये बन गया M1। दूसरा ब्लॉक है हमारे पास M2, ये आपका M2 हो गया। और ये हमारे पास तीसरा ब्लॉक, ये क्या हो गया, M3। ठीक है, इस तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हो गया फोर्स। अब इन दोनों ब्लॉक के बीच में क्या लग रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, N1 N1। ऐसे इधर क्या लग रही होगी, N और N2 लग रही होगी। इस तरफ क्या लग रही होगी आपकी, N2 और N2। दैट मीन्स क्या हो गया, ये फोर्स हो गया। इधर से नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही है, N1। इस पे इधर से कितनी लग रही है, N1। इस तरफ से कितनी लग रही है इस पे, N2। इस तरफ से इस पे कितनी लग रही है, N2। ये हो गया क्या, एक्सेलेरेशन आपका तीनों सिस्टम्स का। अभी बात समझ में आई? अभी सबको क्लियर है ना, जिसका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था? तनीषा बिल्कुल सही है, ठीक है। सबको क्लियर है ना, आप जिसका सही, जिसका थोड़ा बहुत डाउट था कि कैसे बने हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, अब यहाँ थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ेगी। क्वेश्चन में बोला है रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच है। जैसे पहले वाले पर रिजल्टेंट फोर्स कितना है, F-N1। कितना है, F-N1, जो किसके इक्वल है, M1 टाइम्स ऑफ ए के। पहले का मास कितना है, 1 kg है, और ए की वैल्यू कितनी है, 4। तो वो कितना आ गया, 4 न्यूटन आंसर आ गया। अब बच्चा क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ता नहीं, और क्या करने लग जाता है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक पढ़ेगा नहीं ध्यान से। यहाँ देखेगा कि यार एफ तो मैंने यहाँ निकाल लिया 18 न्यूटन, चलो मैं एफ की वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर दूं और N1 निकाल दूं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में सीधे सीधे क्या कंडीशन है, क्वेश्चन में बोला गया है रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक निकालने के लिए। जैसे ही सेकंड के केस में बात कर लो, तो सेकंड का केस कितना है आपका, देखो ध्यान से, N1 एक तरफ से है, माइनस N2 दूसरी तरफ से है, और इजिकल टू कितना हो जाएगा, M2 टाइम्स ऑफ ए। M2 कितना है, 1.5, ए कितना है, 4। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन सेकंड कितना आ गया, 6 न्यूटन आ गया। और रिजल्टेंट फोर्स ऑन थर्ड कितना होगा जरा बताना, रिजल्टेंट फोर्स ऑन थर्ड कितना होगा, 8 न्यूटन। कितना होगा, M3 टाइम्स ऑफ ए, M3 कितना है आपका 2, ए कितना है आपका 4। तो वो कितना हो जाएगा आपका, 8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। इतने में किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, ठीक है। समझ में आया इतना सबको, ओके। नाउ अभी क्वेश्चन कहता है तीसरे पार्ट में, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक का। तो आप ध्यान से देखें, थर्ड पार्ट के लिए, तो अगर हम बात करें किसकी, कॉन्टैक्ट फोर्स की, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन किस किस के, M2 एंड M3। तो हम क्या देख रहे हैं, M2 और M3 के बीच में, M2 और M3 के बीच में तो केवल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, N2 है। कितना है आपका, N2। और उस N2 की वैल्यू को आपने अभी अभी कैलकुलेट करा था, वो कितनी आई थी, 8 न्यूटन। तो M2 और M3 के बीच में कितना आ गया कॉन्टैक्ट फोर्स आपका, 8 न्यूटन आ गया। दैट इज इक्वल टू N2, और कितना आ गया आपका, 8 न्यूटन। नाउ बिटवीन किस किस की बात करेंगे, M1 एंड M2। ये M1 और M2 भी कांटेक्ट में है। और जब मैं M1 और M2 की बात सीधे सीधे क्या बोलूंगा, देखो, N1 एक है, इक्वल N2, और प्लस जो आपका रिजल्टेंट आया किसके इक्वल हो जाएगा, 6 न्यूटन। ये देख सकते हैं आप, सेकंड इक्वेशन में क्या था आपका, N1 माइनस N2 इक्वल 6 न्यूटन। तो N1 कितना हो जाएगा, N2 प्लस 6। यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, N2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, और प्लस क्या हो जाएगा इसमें, 6 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, 6। तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 6, 14 न्यूटन आ जाएगा। सवाल सबको समझ में आया, बोली जल्दी से, सभी को क्लियर हुआ क्वेश्चन? लास्ट वाला एक बार और बताते हैं, बिल्कुल डोंट वरी। कांटेक्ट फोर्स की बात करी है हमने, देखो कांटेक्ट फोर्स किस किस के बीच में है, कांटेक्ट फोर्स है इधर N1 है, इन दोनों के बीच में N1 और N1, सॉरी, इधर क्या है आपका, N2 और N2, ठीक है। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, हमें क्या निकालना था, इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स निकालना था। तो जब M1 ब्लॉक के बीच की बात करी थी, तो हमने क्या कहा था, सीधे सीधे, पहले M2 और M3 के बीच में क्या है, केवल N2 है।
और इसकी बात करेंगे m1 और m2 के बीच में, तो एक नॉर्मल रिएक्शन किसकी लग रही है इस पर, देखो ध्यान से, ये रही इसका n1 माइनस n2 विच इज इक्वल टू किसके था आपका 6 न्यूटन के। बस यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी थी हमें n1 की, तो n1 को हमने यहाँ रखा और वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ठीक है, कितने आ गए हमारे पास 14 न्यूटन। एक तरीका ये था, या दूसरा तरीका क्या था, देखो आपको निकालना क्या है, ये इसकी हेल्प 18 पॉजिटिव डायरेक्शन में 18 न्यूटन जो आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करा था, माइनस n1 कितना आया था आपके पास में, n1 आपको निकालना है। तो इसमें से हम क्या इस वाली इक्वेशन को यूज कर लेते, n1 को इधर ले आते, 4 न्यूटन को इधर ले आते, तो 18 माइनस 4 कितना हो जाता आपका 14 न्यूटन। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। नाउ चलिए अब आते हैं थोड़ा सा इसमें आगे। तो बेसिक कंडीशन किसकी हो गई आपकी, जब आपकी बॉडीज क्या रहेंगी, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगी। अब सिचुएशन की बात करेंगे दो बॉडीज के कनेक्शन की, ठीक है, और अब एग्जिस्ट करेगी आपकी टेंशन। इसकी बात कर रहे हैं हम, सिस्टम ऑफ मासेस, सिस्टम ऑफ मासेस टाइड बाय स्ट्रिंग, टाइड बाय स्ट्रिंग। बहुत ध्यान से समझेंगे और कंसेप्ट को ना, कंसेप्ट ध्यान दे लेंगे, और जब आप कंसेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से किसकी बात कर रहे हैं हम, टेंशन की बात कर रहे हैं, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। इस बात कर रहे हैं हम, टेंशन स्ट्रिंग की बात करेंगे। तो है क्या बेसिकली, टेंशन क्या है, स्ट्रिंग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही क्या अराइज कराता है, टेंशन अराइज करा, जब हम स्ट्रिंग को क्या करते हैं, स्ट्रेच्ड करते हैं। दैट मींस मान लीजिए एक ब्लॉक है यहाँ पर, इस ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करा, और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है ऐसे, और ये अपने दोनों हाथों से इसे खींच रहा है अपनी तरफ, कुछ इस तरफ फोर्स लगा रहा है, सही है। तो इस सिचुएशन में टेंशन एग्जिस्ट करेगी। अब बहुत ध्यान समझेंगे, नॉर्मली क्या करता है बच्चा, कि जब किसी वायर पर मान लो खींच रहा है और इधर से ब्लॉक है, तो टेंशन का साइन लगा देता है ऐसे, लेकिन ये गलत है। हमेशा याद रखेंगे, टेंशन हमेशा बोथ डायरेक्शन से अप्लाई होगी। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएगी आपकी टेंशन हो जाएगी। तो क्या टेंशन क्यों एग्जिस्ट करी, जब इस पर्सन ने इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करा, तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करा, और मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ने उन्हें स्ट्रेच होने से क्या करा, अपोज करा, जिसकी वजह से वायर में क्या आई, टेंशन एग्जिस्ट करी। अब रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या, जैसे पहला पॉइंट, जो फोर्स ऑन टेंशन है, फोर्स ऑन टेंशन act on a body, act on a body in the direction, in the direction away from, away from the point of contact, the point of contact, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम, टाइड एंड ऑफ द स्ट्रिंग, टाइड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। क्या लाइन लिखी समझिए ध्यान से, फोर्स ऑन टेंशन एक्ट ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन, कहां पर, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से किस तरफ, दूर की तरफ, ऑफ कॉन्टैक्ट और टाइड एंड ऑफ द स्ट्रिंग से भी क्या कह सकते हैं हम, देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या टाइड ऑफ द स्ट्रिंग, यही इस तरफ है फोर्स। टेंशन कब एग्जिस्ट करेगी, जब मैं इससे अपोजिट डायरेक्शन में अवे, दूर की तरफ क्या लगाऊंगा, फोर्स एग्जिस्ट करूंगा, तभी इस वायर में क्या करेगी आपकी टेंशन एग्जिस्ट करेगी। एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है, देखिए ध्यान से, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट कहता है क्या, कि मान लीजिए दो ब्लॉक है, एक का मास कितना है m1, और ये कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, दूसरे का मास कितना है m2, ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, तो क्या कंडीशन है, हम जो स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे वो इनएक्सेंसिबल, ठीक है, हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग इज assumed to be, assumed to be inextensible, inextensible, so that the magnitude, the magnitude of acceleration
of the block tied to the string tied to the string are always same are always same। क्या सिचुएशन है ये सिचुएशन ये कहती है कि हमें कैसा एज्यूम करना है स्ट्रिंग को हर केस में इन एक्सटेंसिबल, जिस सो दैट क्या होगा, मतलब इस ऐसा करने से क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन है दैट इज कुछ इस तरीके से। मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ऐसे मूव करेंगे, तो जो एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड है वो क्या रहे आपका सेम रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो टॉम एंड जेरी का कार्टून याद करिए, क्या होती थी कंडीशन, वो एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से होता, तो टॉम होता था, जेरी एक तरफ से पकड़ के किसी चीज बांध देती थी, और जो टॉम होता था वो उस वायर को खींचता था, खींचता चलता था, खींचता चलता था, खींचता चलता था, लेकिन ये से फ्री करती थी तभी वो ऑब्जेक्ट होता था वो जाके आमदनी उसके मुंह पे लग जाता था। याद है सबको टॉम एंड जेरी कार्टून? तो इसीलिए हमें स्ट्रिंग कैसे लेनी है, इनएक्सटेंसिबल लेनी है। अगर हमने एक्सटेंसिबल ले ली तो सिचुएशन क्या होगी, दोनों ऑब्जेक्ट्स के एक्सलेशन क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, और प्रॉब्लम आपकी चेंज हो जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आई? बोलो जल्दी से, सबको क्लियर है इतना? ओके, नाउ थर्ड केस देखते हैं, देखो ध्यान से। ओके ओके, नाउ देखिए थर्ड केस देखिए। थर्ड केस कहता है क्या, मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है, तरीके से मेरे पास एक ब्लॉक है, मेरे पास ब्लॉक है, और इस ब्लॉक में क्या कंडीशन है, इस ब्लॉक में मैंने क्या कहा कि भाई इस तरीके से एक पुली अटैच है, क्या है, एक पुली अटैच है ऐसे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और इस तरीके से वायर जा रही है, और ऐसे वायर नीचे की तरफ आ रही है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, इसमें आपके केसेस बनते हैं, क्या बनते हैं, 3 से 4 केसेस। ये केस कब के लिए है, जब जो स्ट्रिंग है वो कैसी है आपकी, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग है। मासलेस और फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग जब होगी तो उस सिचुएशन में मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है आपका, कैपिटल एम मान लेते हैं, इसका मास स्मॉल एम मान लेते हैं, दैट्स इट, जो भी कंडीशन हो, लेकिन स्ट्रिंग क्या है हमारी, मास लेस है, और साथ साथ क्या है, फ्रिक्शन लेस है। तो उस सिचुएशन में हर पॉइंट पर टेंशन क्या रहने वाली है, टी रहने वाली है। हर पॉइंट पे टेंशन क्या रहने वाली है, टी रहने वाली है। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन ऐसी टॉपिक्स में होता है, बच्चा कहता है कि मैंने सर एग्जाम्पल्स देखे उसमें कहीं पर T1 मान ली, कहीं पर T2 मान ली, कहीं पर T1 T2 T3 T4 हर पॉइंट की टेंशन अलग मान ली, कहीं पर हर पॉइंट की टेंशन क्या रहने दी, सेम रहने दी। तो उन सारी सिचुएशंस में आपकी ये 3 केस बताऊंगा, आप इन्हें दिमाग में रख लेना और इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग है तो उस सिचुएशन में वायर के हर पॉइंट पर टेंशन क्या रहने वाली है आपकी, सेम रहने वाली है। क्या रहने वाली है आपकी, टेंशन सेम रहने वाली है। इतनी बात सबको समझ में आई? बोलिए। ओके, ठीक है भाई। तो देखो ये कंडीशन किसकी हुई, जब आपकी सिचुएशन कैसी होगी, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग होगी, तो उस सिचुएशन में टेंशन वायर पे हर पॉइंट पर क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अनदर केस डिस्कस करते हैं। इस बार एक ब्लॉक और बनाया मैंने एज इट इज, ठीक है, और इस पर हम फिर से ही एक पुली कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से। ओके, नाउ अगर मैं लेबल की बात करूं तो इसी लेबल पर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। इस लेबल पर यहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रहा। इस तरीके से वायर से कनेक्टेड है, वायर इधर की तरफ आ रही है आपकी, और ये इधर आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब सिचुएशन क्या है देखिए ध्यान से, इस पर्टिकुलर केस में स्ट्रिंग मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग, बट सिचुएशन क्या है, देयर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, स्ट्रिंग एंड पुली। जब स्ट्रिंग और पुली के बीच में फ्रिक्शन एग्जिट कर जाएगा तो उस सिचुएशन में आप याद रखेंगे अपर पार्ट में टेंशन सेम होगी और लोअर पार्ट में टेंशन क्या होगी, सेम होगी। लेकिन जो इंडिविजुअल हैं अपर और लोअर पार्ट की टेंशन क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, किस किस के बीच में, इस पुली के बीच में और इस वायर के बीच में। तो ये भी केस क्लियर है आपको सीधे सीधे क्या,
कि जब आपका मासलेस स्ट्रिंग हो बट पुली और स्ट्रिंग के बीच में क्या एग्जिस्ट करे, आपका फ्रिक्शन एग्जिस्ट करे, तो उस सिचुएशन में आपकी टेंशन अपर पार्ट में T1 और लोअर पार्ट में क्या रहने वाली है, आपकी T2 रहने वाली है। नंबर 3, थर्ड केस की बात करें। थर्ड केस कहता है इफ द स्ट्रिंग इज नॉट लाइट। इस बार क्या मतलब, देखो एक चीज दिमाग में रखेंगे, मासलेस शब्द हम यूज तो करते हैं फिजिक्स में, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या कहते हैं कि वो जो स्ट्रिंग है वो लाइट स्ट्रिंग है, इसलिए उसे किसके कंपैरिजल मान लेते हैं, मासलेस स्ट्रिंग के। तो इफ द स्ट्रिंग इज नॉट लाइट, टेंशन एट ईच पॉइंट each point of the string of the string will be different, will be different depending on depending on the acceleration, डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलेरेशन। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए ध्यान से, विथ ब्लॉक डायग्राम समझते हैं इस स्टेटमेंट को। इस तरीके से एक ब्लॉक है और वही सिचुएशन यहाँ पर क्या है, पुली अटैच्ड है ऐसे, सॉरी स्ट्रिंग है यहाँ पर, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्लेन के रेस्पेक्ट में, और इस तरीके से स्ट्रिंग बैंड होके ये नीचे की तरफ आ रही है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि स्ट्रिंग क्या है, लाइट स्ट्रिंग नहीं है। तो जब लाइट स्ट्रिंग नहीं है तो टेंशन एट ईच पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग विल, पॉइंट पे टेंशन क्या रहने वाली है, आपकी डिफरेंट रहने वाली है। तो मैं कहूँ इस पॉइंट पर टेंशन T1 है, तो हो सकता है यहाँ पर पॉइंट टेंशन कितनी हो, T2 हो। यहाँ टेंशन कितनी हो सकती है, T3, और ये टेंशन कितनी हो सकती है, T4 हो सकती है। तो ये 3 केसेस हैं जिसमें हम एक पुली के थ्रू एक स्ट्रिंग को बैंड करा रहे हैं और साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे, और साथ साथ उनकी टेंशंस में क्या क्या चेंजेस होंगे उसकी हम बात करेंगे। क्लियर है इतना, बोलिए जल्दी से। ठीक है, सही है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि कहाँ टेंशन T1 लेनी है और कहाँ टेंशन T2 लेनी है। आप सिर्फ क्वेश्चन की रीडिंग करना और क्वेश्चन में क्या क्राइटेरिया गिवन है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस है स्ट्रिंग, तो टेंशन पूरी वायर में क्या रहेगी, सेम रहेगी। मासलेस स्ट्रिंग है लेकिन फ्रिक्शन है स्ट्रिंग और पुली के बीच में, तो उस सिचुएशन में T1 और T2 हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग लाइट नहीं है, टेंशन हर पॉइंट पे क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, और वो टेंशन कितनी होगी वो डिपेंड करेगा किस पर, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी पर, कि किस एक्सेलेरेशन से आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है बॉडी। क्लियर है इतना सबको, ठीक है। नाउ नंबर पॉइंट 4, फोर्थ पॉइंट कहता है क्या, कि अगर एक फोर्स को डायरेक्टली अप्लाइड करा जाए किसी स्ट्रिंग पर, कैसे, मान लीजिए एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ क्या है, एक बॉक्स है, इससे एक वायर अटैच है और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई पर्सन है, और ये गर्दन ये इस तरीके से ज़्यादा छोटा हो गया है, इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। देखिए ऐसे है, मान लीजिए ये नाक को इसे, ठीक है, और ये इस तरीके से पकड़ के इसे ऊपर की तरफ खींच रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी स्ट्रिंग होगी, ठीक है, वो उस स्ट्रिंग पे लगने वाली टेंशन क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। और जो होगी वो टेंशन आपकी सीधे सीधे लगने वाले से इक्वल होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली स्ट्रिंग पर फोर्स अप्लाइड कर रहा है, क्या मतलब कि एक एंड स्ट्रिंग का फिक्स है और दूसरी तरफ से वो उसे खींच रहा है, तो उस सिचुएशन में उस वायर में, उस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करने वाली टेंशन जो होगी वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी। वो किसके इक्वल होगी, आपकी अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी। इतने में किसी को कुछ पूछना है तो बताओ जल्दी से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, सबको क्लियर है इतना, ओके। नाउ एक केस और डिस्कस करते हैं, देखिए ध्यान से। नंबर 5, ये क्या कहता है, मान लीजिए स्ट्रिंग को हमने क्या मान लिया, मासलेस। स्ट्रिंग को हमने कैसे एज्यूम कर लिया, स्ट्रिंग थी आपकी मासलेस, ठीक है।
तो उस सिचुएशन में हमने क्या बोला है, जब स्ट्रिंग मासलेस होगी तो आपकी जो टेंशन होगी वायर में क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। लेकिन अगर देखो इस सिचुएशन को मैं आपको बना के बताता हूँ। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, m है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम फोर्स F से इस तरीके से खींच, क्या कंडीशन है, हमने पढ़ा क्या, स्ट्रिंग अगर मासलेस होगी हेंस, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, टेंशन इन इट रिमेन्स क्या रहती है आपकी, सेम, रिमेन्स सेम एवरीवेयर, हर पॉइंट पर, एंड इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। कौन सी सिचुएशन है ये, जो हम लास्ट केस डिस्कस करा कि भाई हमने क्या स्ट्रेटेड है, सीधे सीधे उसे खींच रहे हैं, तो जो टेंशन होगी वो क्या होगी, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी। बट however if a string if a string has a mass, अगर किसी स्ट्रिंग के पास क्या आपका मास है, तो जो टेंशन होगी, टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट विल बी डिफरेंट, वो क्या रहने वाली है आपकी, डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट टेंशन एग्जिस्ट करने वाली है। बीइंग मैक्सिमम, बीइंग मैक्सिमम, वो कहां पर, जहां पर आपने फोर्स को क्या करा होगा, अप्लाइड करा होगा, अप्लाइड फोर्स एट एंड, ठीक है, जहां पर फोर्स आपने क्या करा, अप्लाई करा। एंड मिनिमम एट द अदर एंड कनेक्टेड टू द बॉडी, कनेक्टेड कनेक्टेड टू द बॉडी, ठीक है, बॉडी। बहुत ध्यान से समझिए कंडीशन क्या है। अगर हम किसी स्ट्रिंग को, मासलेस स्ट्रिंग को सीधे सीधे जब खींचते हैं, तो उस सिचुएशन में हम सीधे सीधे क्या बोल रहे हैं कि जो लगने वाली टेंशन होगी स्ट्रिंग पे वो फोर्स के इक्वल होगी। लेकिन अगर हम कह दें कि स्ट्रिंग में मास है, तो टेंशन क्या होगी, डिफरेंट होगी डिफरेंट पॉइंट पर, और वो टेंशन मैक्सिमम कहां होगी, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाइड कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाइड कर रहे हैं, तो टेंशन इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। और सेकंड सिचुएशन में क्या रहेगी आपकी, टेंशन क्या रहने वाली है, मिनिमम रहने वाली है। ये क्या रहने वाली है, मिनिमम रहने वाली है। अगर आपने इस चीज को कभी रियल लाइफ में फील करा हो, तो मैं बताता हूँ, देखो कहाँ करा होगा आपने, पतंग उड़ाई हो और कहीं जैसे जब पतंग कट जाती है तो मांझा जब खींचते हैं और वो कहीं फंस जाए और आप उससे खींचे, तो उस सिचुएशन में खींचते हैं पूरी ताकत से, और खींचते खींचते ऐसा फील होता है कि हाथ में थोड़ा सा टुकड़ा ही रह जाता है, बाकी सारा सारा वहीं रह जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम, टेंशन मैक्सिमम, इसलिए ब्रेकिंग एग्जिस्ट कर गया, यहाँ पर पास से ही ब्रेकिंग हो गया, जहां आपने क्या करा, फोर्स अप्लाइड करा, और बाकी का वहां पे टेंशन मिनिमम थी, तो इस वजह से वहां पे कोई सिचुएशन ऐसी एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। ये आपके 5 केसेस हैं बेसिकली। क्या क्या है मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, देखो ध्यान से। रिगार्डिंग टेंशन, पहला तो वही क्या कि अगर किसी बॉडी पर आपकी टेंशन है, तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट एंड पॉइंट, मतलब बेसिकली जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे, टेंशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ क्या बोल दिया कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग आपको एज्यूम करनी है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर मास लेस और फ्रिक्शन लेस स्ट्रिंग है, उस पूरी स्ट्रिंग पर क्या रहेगी, टेंशन क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अगर मासलेस स्ट्रिंग है बट वहां पर क्या एग्जिस्ट कर रही है, टेंशन एग्जिस्ट कर रही है, किसमें, स्ट्रिंग और पुली के बीच में, तो टेंशन क्या होगी, अपर पार्ट में सेम रहेगी, लोअर पार्ट में सेम रहेगी। अपर में T1 है तो लोअर में क्या हो जाएगी आपकी, T2 हो जाएगी। अगर स्ट्रिंग लाइट है, सॉरी लाइट नहीं है, दैट इज मास है, उसमें ऑक्यूपाई कर रहा है, देन हर पॉइंट पर क्या हो जाएगी, टेंशन आपकी डिफरेंट हो जाएगी। और वो किस पे डिपेंड करेगी, आपकी एक्सलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। अगर आप सीधे सीधे किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं किसी स्ट्रिंग के थ्रू जो एक तरफ से फिक्स है, तो लगने वाली जो टेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी। और अगर आपकी स्ट्रिंग मासलेस है तो अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगी। अगर स्ट्रिंग में मास है और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे खींच रहे हैं, तो जिस पॉइंट से आप फोर्स अप्लाइड कर रहे होंगे वहां पर तो टेंशन मैक्सिमम रहेगी, और उसके जस्ट दूसरे एंड पर जहां से आपने इसे कनेक्ट कर रखा है वहां पर टेंशन क्या हो जाएगी आपकी, मिनिमम हो जाएगी। वहां टेंशन क्या हो जाएगी आपकी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, सबको क्लियर है इतना।